क्या है और क्या करेंगे हम लोग। पिछला चैप्टर ख़त्म हो गया, छोटे छोटे चैप्टर है 9th क्लास का, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, दिल ही नहीं भरता। पर क्या करें कि क्लास के हिसाब से ही तो कंटेंट देना पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत कम है, लेकिन छोटे बच्चों को लगता है वही बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। और एक चैप्टर नहीं, कई चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हम लोग क्या करते हैं, वही जो करते और सुनते आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, जो नीट JE के लिए एक रेजिडेंशियल कोचिंग क्लासेस चलता है। अलीगढ़ बेस्ड है ये, अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास फॉर नीट JE होता है, कराते हैं हम लोग करने जा रहे हैं अभी फिज़िक्स 9th क्लास साउंड। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है AMU जामिया एंट्रेंस के लिए, और उन बच्चों के लिए जो लोग एकेडमिक पढ़ते हैं अपने स्कूल में, CBSE बोर्ड से अफिलिएटेड है, वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसा है क्या है। आगे चलते हैं हम लोग, साउंड करते हैं। साउंड क्या है बताते हैं। साउंड क्या बताया कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us the sensation of hearing। ठीक है ना। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है और ये हमें सुनने का एहसास दिलाता है। कितनी बात सुनी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना। तो ये एक तरह का एनर्जी है, और ये आप सुनने के बाद आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। कितनी बात सुनी। तो एनर्जी का फॉर्म है साउंड। साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस करते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अगला है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, क्या मतलब है इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ द प्रोपगेशन। जिस तरह से साउंड को जाने में, जैसे मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही है, तो कैसे आवाज़ जा रही है। मैं जो हूँ, जिस मीडियम में हूँ, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हवा के समंदर में हैं। कहाँ पे हम लोग, हवा के समंदर में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, और बाहर निकालो तो मर जाएगी। ठीक है ना। तो मछली के लिए पानी ही दुनिया है, वो पानी में ही रहते हैं। पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगे। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, इस हवा के समंदर में। अर्थ के ऊपर एयर का एक इन्वेलप है जो चारों तरफ से अर्थ को घेर के रखा हुआ है। हम लोग भी हवा के समंदर में हैं। अगर ध्यान देंगे
तो इसका ज्ञान मिले कि हम लोग हवा के समंदर में हैं। समंदर पानी का होता है, एक हवा का, तो पूरे हवा में है, हम लोग चारों तरफ हवा में डूबे हुए हैं, ठीक है ना, हवा में डूबे हुए हैं। और इस हवा को जब मैं बोल रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हवा को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और वो डिस्टर्बेंस, हवा में जो डिस्टर्बेंस है वही डिस्टर्बेंस आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, और आप तक और उन तक जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, वहाँ तक पहुँच रहा है ये डिस्टर्बेंस। और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से आप सुन रहे हैं। जैसे पानी होता देखा तो होगा, स्टैंडिंग वाटर, ठहरा हुआ पानी, पोखर में, पूर्ण में, ठीक है ना, एक पत्थर फेंकेंगे उसमें ठक टप से आवाज़ आ जाएगी। फिर क्या देखेंगे, पानी का जहाँ पे पत्थर फेंका है वहाँ पे तो एक डिप से आवाज़ आती है, उसके बाद पानी का रिंग बनता है, एक ऊपर नीचे लहराता हुआ रिंग के फॉर्म में, एक रिंग, उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग। तो ये जो रिंग बन रहा वो डिस्टर्बेंस है। हमने एक जगह जो पत्थर मारा वहाँ डिस्टर्बेंस किया था, और वो जो डिस्टर्बेंस है वही डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट हो रहा है, मीडियम में जा रहा है। कहाँ पे, पानी के मीडियम में जा रहा है। और बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग। तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस मीडियम में है उस मीडियम पे डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हम लोग ताली और थाली सुना कि नहीं, ताली और थाली कोरोना में बजाया गया था, ताली बजाओ थाली बजाओ। तो ताली बजाते थे तब भी आवाज़ पैदा होता है, और थाली बजाते थे तब भी आवाज़ पैदा होता है, या और कुछ बजा दे तब भी आवाज़ पैदा होता है। आवाज़ बहुत जगह से पैदा होता है, कुछ भी बजा दो, यानी कुछ भी डिस्टर्बेंस करो। अब मान लो टेबल पे ऐसे मैं मारूंगा तो अभी इसमें से आवाज़ निकलेगा, तो ये जब मारूंगा तभी तो आवाज़ निकलेगा। तो जब तक हम डिस्टर्ब नहीं करते किसी मीडियम को, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होता उस मीडियम के रेफरेंस में। तो ये इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। जिस मीडियम में साउंड को जाना है या वेव को जाना है, उस मीडियम को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो अगर लोहे का टेबल है तो उस पर अगर मारेंगे पत्थर से या किसी हार्ड चीज़ से तो उससे आवाज़ बनेगा, लेकिन वो लोहे की तरह का एक आवाज़ होगा, उसकी आवाज़ अलग होगी। और लकड़ी का अगर टेबल है तो लकड़ी के टेबल पे मारेंगे तो उसकी भी आवाज़ होगी, मगर उसका एक अलग होगा। तो किस तरह के मीडियम में हम लोग डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी तरह का एक साउंड बनेगा, निकलेगा। हमारे आवाज़ बन के बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमको कहते हैं कि यहाँ थ्रोट के अंदर एक वोकल कोड होता है, वोकल कोड है। जब नीचे से हवा को ऊपर की तरफ निकालेंगे ना, तो वो वोकल कोड जो है वो वाइब्रेट करता है और वो साउंड बनाता है। और साउंड क्या बोल रहा है वो हमारे दिमाग से कंट्रोल हो रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो जो मैं बोलूँगा वो दिमाग से मॉनिटर होगा, लेकिन एक साउंड जो है वो वोकल कोड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो वोकल कोड से साउंड प्रोड्यूस होता है, और जो हम बोल रहे हैं वो हम दिमाग से मॉनिटर कर रहे हैं। कितनी बात सुन में है। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार होता है, तबला होता है, ठीक है ना, ड्रम होता है। तो ड्रम जो है हम लोग बजाते हैं, ठीक है ना, डम 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 डम, तो आवाज़ पैदा करता है। लेकिन एक गाने या म्यूज़िक के हिसाब से जब बजाएंगे तो जब उसमें तेज़ बजाना होगा तो तेज़ बजाएंगे, तो वो म्यूज़िक के हिसाब से मैच करता है, तो लगता है कि इस गाने के साथ या इस म्यूज़िक के साथ मैच करा रहे हैं, मगर वो मैच नहीं कर रहा। वो तो एक आवाज़ है जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो मॉनिटर हो रहा है उस म्यूज़िक के वेव के थ्रू, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इस तरह का आवाज़ प्रोड्यूस हो रहा है। बैल कितनी बात सुन में। तो डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू, ठीक है ना। और डिस्टर्बेंस यहाँ पे दे रखा है, प्रोड्यूस करते कैसे, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, इट इज़ प्रोड्यूस बाय डिस्टर्बिंग द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो चलता है। अब जैसे साउंड वेव है, ये जब देखते हैं इसका नेचर ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है ना, नेचर ऑफ प्रोपगेशन देखते हैं कि किस तरह से साउंड वेव जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम क्या चल रहा था हमारा, साउंड वेव जो है, साउंड वेव जो है, वेव 2 टाइप्स के होते हैं। इसे मिटा दें हम, समझ में आ रही बात। वेव जो है 2 टाइप्स के होते हैं।
वेव को कैसे डिस्टर्बेंस, वेव को कैसे डिफाइन करेंगे, वेव इसे कैसे डिफाइन करेंगे? वेव को डिफाइन करते हैं अ डिस्टर्बेंस which propagates from one point to another is called वेव। क्या मतलब हुआ? एक डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसी को हम लोग वेव कहते हैं। जैसे मेरी आवाज़ आप तक जा रही है ना, एक तो साउंड था, तो वो तो साउंड है जो डिस्टर्बेंस है, लेकिन वो वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आप तक पहुंच रहा है, तभी तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारा के वेव होते हैं, और वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है ना? तो वेव बोलते हैं अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेट, ये प्रोपगेट का मतलब जाना। ठीक है ना? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हो माय गॉड, क्या बात है! ये भी तरह एक तरह का वेव साउंड होता है ये। ठीक है ना? ये अलग जगह से बनकर, जैसे वोकल कोड से बनता है तो दूसरा होता है, ये नाक से बन के निकला, ये भी एक तरह का साउंड होता है। कितनी बात सुन रहे? तो एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है, प्रोपगेट करता है, उसी को हम बोलते हैं वेव। नेचर ऑफ वेव, नेचर ऑफ वेव, वेव का कैसा नेचर होता है? नेचर ऑफ वेव के हिसाब से बोलते हम लोग नेचर ऑफ वेव कहते हैं। तो इसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव, और दूसरा बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है ना? ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बताया कि ट्रांसवर्सल वेव को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। क्या? नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव को ट्रांसवर्सल वेव को बोलते हैं। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले। ट्रांसवर्सल वेव किसको बोलते हैं? इसको हम लोग डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, 20 में बना रहे हैं। अ वेव विच प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है ना? इस ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, दिख रहा ना ये, और ये नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? तो अगर इस तरह से लहराता हुआ ऊपर नीचे अगर कोई वेव जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। इसे नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है, इसे प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसवर्सल वेव जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इसे मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर लेते हैं ट्रांसवर्सल वेव में, तो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा ना पीछे वाले बच्चों को? ठीक है। लाइट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। ये लाइट, या देखा तो होगा लाइट जो सूरज से निकल के आ रहा, लाइट। जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके देखिएगा मैं लाइट के बारे में क्या क्या बताया और समझाया है। ठीक है ना? तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेचर है इसका ट्रांसवर्सल वेव, यानी ऊपर नीचे करके जाता है। या जितने भी तरह के रेज होते हैं, रेजेस में बोला क्या? जैसे एक्स रे है, गामा रे है, ठीक है ना, बीटा रेज है, कॉस्मिक रेज है,
आर दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? नहीं दिख रहा ना? चलो मैं इधर लिख देता हूँ, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, ये जितने भी तरह के रेजेस हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं या ट्रांसवर्सल नेचर के हैं। ये ट्रांसवर्सल नेचर के है, यानी ये जब चलते तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। कितनी बात समझ में आई? अभी हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को बताता हूँ फिर। कितनी बात समझ में आई? लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया क्या? द वेव विच प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसमें क्या बताया था ट्रांसवर्सल में? द वेव विच प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट ऑफ ट्रफ। यहाँ से मैं मिटा के डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि वो भी साथ साथ देखते रहें। तो हम लोग ट्रांसवर्सल वेव का डेफिनेशन लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे लिख के फिर लॉन्गिट्यूडनल पे आएंगे। ट्रांसवर्सल वेव, the wave which propagates in the form of crest and trough, ठीक है ना, is called ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है ना, ये दे रखा ट्रांसवर्सल वेव, बाकी ये सब तो कहते हैं एग्जाम्पल दे रखा। आगे हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग करेंगे कैसे, ये मैं अलग से लिख के डिफाइन करता हूँ। द वेव which propagate in the form of compression and rarefaction, ठीक है ना, compression and rarefaction is known as longitudinal wave। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो है ये एक ऐसा वेव है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से चलता है। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। एग्जाम्पल क्या है इसका? साउंड। साउंड जो है जो चैप्टर हमारा चल रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनता कैसे है, जैसा मैं बना के दिखाता हूँ, इसे मिटाता हूँ मैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, बनाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग रेयरफेक्शन। और यहाँ पे दो ना, ये इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेशन। ठीक है ना, कितनी बात सुनी? कंप्रेशन रेयरफेक्शन। जैसे ये एयर है, नॉर्मल एयर है, जैसे अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो ये नॉर्मल एयर है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो मेरे मुंह के सामने जितने भी एयर है वो एक तरह के उस हवा का जो दबाव आएगा उससे वो दब जाएंगे। ऐसे जब सब दबेंगे फिर वो कंप्रेशन हो गया, फिर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, फिर वो रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस जो है ना कंप्रेशन रेयरफेक्शन के तौर पे चलता रहेगा। कितनी बात सुन में? डिस्टर्बेंस जाने का एक एग्जांपल देखते हैं कि डिस्टर्बेंस कैसे प्रोपगेट करता है। जैसे एक रस्सी को वहाँ पे बांध देते हैं, उस दीवार पे बांध देते हैं, उसका एक एंड हमारे हाथ में है, हमने एक जर्क किया, ऐसे यहाँ पे जर्क करेंगे
तो वो जर्क जो है ना उसकी वजह से रस्सी ऊपर नीचे हो जाएगा, और वही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए वहाँ तक जाएगा। तो ये जो जा रहा था, हमने तो एक जगह किया था डिस्टर्बेंस, मगर वही डिस्टर्बेंस आगे जा रहा आगे जा रहा आगे जा रहा आगे जा रहा, तो ये वेव के फॉर्म में जा रहा है। कितनी बात सुन में? जैसे मान लो आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और 15 अगस्त है और आज नहीं कल है, और हमें दिया गया कि भाई आप लोग सर ग्राउंड को सजाओ और यहाँ पे झंडा लहराने हैं, ये करने वो करने, और यहाँ पे चूने वूने डालो, यहाँ फूल वूल डालो, और यहाँ पे ईंटों का एक रिंग बनाओ, ठीक है ना। तो ईंटों का रिंग बनाना है, क्या काम मिला हमें? ईंटों का रिंग बनाना। तो कैसे बनाएंगे ईंटों का रिंग? ईंट को बहुत पास पास में ब्रिक्स को खड़े कर देंगे, ब्रिक्स को पूरे सर्किल में पास पास में खड़े कर दिए, पूरा सर्किल में, जितना बड़ा हमें सर्किल बनाना उतने बड़े में, और एक ईंट को धक्का लगा दिया, पुश कर दिया, तो वो ईंट जो जिस पे पुश करेंगे वो आगे गिरेगा, वो फिर अगले वाले को गिराएगा, वो फिर अगले वाले को गिराएगा, फिर अगले वाले को गिराएगा। आपने एक ही को पुश किया था, वो सब एक दूसरे को गिराते 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 पूरा रिंग बन जाएगा। तो आपने एक ही जगह डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था, वो डिस्टर्बेंस सब एक दूसरे को देते 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 पूरा कंप्लीट कर दिया, पूरा रिंग बन गया, एक के ऊपर एक ईंट ऐसे ऐसे लग जाते। देखा तो होगा। कितनी बात समझ में आई? तो क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस एक जगह से क्रिएट होता, फिर वो प्रोपेगेट करते रहता है, और पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है, यानी जो ब्रिक्स थे, एक ब्रिक ने दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे ब्रिक को दे दिया, तीसरे ने चौथों को दे दिया। ऐसे जो डिस्टर्बेंस है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पर पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहता है। जैसे एक ईंट यहाँ पर था, उसको धक्का लगा तो गिर गया, फिर उसने लेकिन अगले वाले को धक्का लगा तो वो अगला वाला गिरेगा, मगर ये ईंट यहीं पर है, ये यहाँ से क्या गया नहीं, खाली इसने एक डिस्टर्बेंस था जो अगले वालों को दे दिया, उसने वो गिर गया और वो अपना डिस्टर्बेंस अगले वालों को दे दिया। तो ऐसे डिस्टर्बेंस जो है ना एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पार्टिकल नहीं जाते, जैसे ब्रिक्स नहीं जा रहा पूरा ऐसे पूरा घूम के, ठीक है। तो मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन पे, मगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्टर्बेंस जाता है। जो हम लोग डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं वही डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। कितनी बात सुनिए, अभी हम लिखेंगे इसको। अब चले हम लोग, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ना अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, वो मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्या बता रहे थे कि ये जो है, जैसे मान लो एक बस है, बहुत भीड़, पूरी बस भरी हुई है, खच खच भरा हुआ है, ठीक है ना, और सब लोग एक दूसरे से चिपके पड़े हैं, ठीक है ना। अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक लगा दिया, तो जब ब्रेक लग जाएगा, सडनली ब्रेक लगा तो किधर गिरेंगे? सब लोग आगे की तरफ गिरेंगे, हमने बताया था ना इनर्शिया में, तो सब लोग आगे की तरफ गिरेंगे, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? दब जाएंगे। पहले जब खड़े थे तब भी पास पास खड़े थे, लेकिन अब जब वो एक दूसरे के ऊपर दब जाएंगे तो वो क्या हो, एक दूसरे को दबा दिए, वो कंप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? वो कंप्रेस्ड हो गया। और फिर बोलेंगे अरे भैया सब मेरे ऊपर गिर गया था, रुकाओ, तो सब वो फिर वापस खड़े हो जाएंगे, खड़े हो रहेंगे तो वो रेयर फ्रिक्शन होगा, फिर अपने अपने जगह बीच में गैप आने लगेगा, फिर तो वो रेयर फ्रिक्शन। तो इसी तरह से जहाँ पे गैप होता है वो रेयर फ्रिक्शन है, और जहाँ एक साथ दब गए हैं वो कंप्रेशन है। तो जो हम लोग साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, वो कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो हमारा साउंड है वो एक नेचर के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और प्रोपेगेशन का नेचर क्या है? कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, ठीक है ना। जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वहाँ पे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ रेयर फ्रिक्शन होता है वहाँ पे डेंसिटी घट जाता है। तो क्या लिखते हैं? एट कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, ठीक है ना। कंप्रेशन पे डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम बढ़ जाता है, एंड एट रेयर फ्रैक्शन
द डेंसिटी डिक्रीजेज, द डेंसिटी of the particles of medium decreases। ठीक है ना। तो ये डेंसिटी का जो है ना डिक्रीज करता है, जहाँ डिक्रीज करता है वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ इंक्रीज करता है वो कंप्रेशन होता है। साउंड जो है इस तरह से प्रोपेगेट करता है। कितनी बात सुन में, साउंड एक तो हमारा ये नेचर के हिसाब से हो गया, और मीडियम के हिसाब से जो वेव होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं मीडियम के हिसाब से। जैसे हम लोगों ने बताया ट्रांसवर्सल वेव नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम लोग मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव को बोलते हैं। क्या मतलब हुआ कि वेव को, साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। क्या? मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपेगेट एक जगह से दूसरी जगह नहीं करेगा। जैसे मान लो 2 लोग मून पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? क्यों गलत क्यों है? क्योंकि मून पे जो है एयर नहीं है, तो जब हम बोलेंगे तो हम लोग कहाँ पे हैं? हवा के समंदर में। तो हवा तो होना चाहिए ना। मेरे साउंड का डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयर का मीडियम होना चाहिए। मून पे एयर का मीडियम नहीं है, तो आप बोलेंगे तो वो मीडियम है ही नहीं, तो आवाज़ जाएगी नहीं। तो जो पास में बैठा हुआ है उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो फिर आपस में कैसे बात करेंगे? मोबाइल से। क्योंकि मोबाइल में जो वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उससे मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जो मोबाइल में जो हम लोग वेव यूज़ करते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसे प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फ़ोन मारो, दुनिया में कहीं भी चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो सैटेलाइट तक जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सैटेलाइट है वहाँ पे जो वेव छोड़ते हैं वहाँ से वेव आता है, और उसी के हिसाब से पता चलता है कि सैटेलाइट ओके है या नहीं। जब सैटेलाइट लॉन्च होता है, देखे सैटेलाइट ओके चला तो कंप्यूटर पे पता चलता है, क्योंकि उससे वेव जाते रहता है और उसके फंक्शनिंग को रिकॉर्ड करते रहते हैं और पता चलता है कि हाँ सैटेलाइट जो लॉन्च हो रहा है बिल्कुल सही ऑर्बिट पे जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसका जो स्पीड होता है लाइट का स्पीड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके जो स्पीड होता है लाइट के स्पीड होता है, और लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर कहेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलो। तो लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो 3 लाख होता है। तो हम लोग जितने भी लॉन्च करते हैं ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना एयर कम होते जाता है, मगर फिर भी सिग्नल आते जाते रहते हैं, सिग्नल आते जाते रहते हैं, क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती कितनी बात में। लेकिन साउंड को जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है ना। मून पे 2 लोग आसानी से बात नहीं कर पाएंगे नॉर्मल, जब तक कि वो एक डिवाइस ना यूज़ करें। अब देखो हम लोग कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो हमारे ये क्लास जो चल रहा है ये रोड पे, बिल्कुल रोड के किनारे पे है, भाई चलती रोड है ये सामने से, और उसके सामने ये क्लास चल रहा है। सामने रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, बाइक चल रहा है, और चौराहा है सपोज़ करो यहाँ पे, तो चौराहे पे ट्रैफिक लग जाते हैं। जब ट्रैफिक लगे तो सब हॉर्न बजा, सी श्या पू पू, अपने अपने अंदाज के हॉर्न लगा रखे हैं सब लोग, और वो पूरी आवाज़ पूरे क्लास में घाम आता रहेगा, नहीं पूरा सर दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, कैसा करूं कि क्लास को ग्लास से बंद कर दूं, यानी पूरा दरवाज़ा जो है वो ग्लास का लगा दूं, पैक करा दूं ग्लास से, और डोर लगा दूं उसमें पुश एंड पुल का। फिर जब वो ग्लास, जब जैसे डोर बंद हो रहा तो बाहर कितनी आवाज़ हो रही है उसका कुछ पता नहीं चल रहा, अंदर कुछ पता नहीं चला। जैसे दरवाज़ा खोला गाँव घू आवाज़ बाहर से आने लगी, फिर दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं दरवाज़ा खोलना नहीं है। कितनी बात समझ में? तो क्या समझ में आया कि वो जो साउंड था जो रोड पे, बिल्कुल रोड के बाहर में, मेरे दरवाजे के बाहर में इतनी आवाज़ हो रही है, लेकिन वो ग्लास पैक्ड है, तो वो आवाज़ को यानी कि मीडियम को अंदर आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो साउंड अंदर नहीं आ पा रहा। अंदर में बिल्कुल पीसफुल है,
और खोलते ही दरवाजे से फिर साउंड आने लगता है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मीडियम को कट कर देंगे तो फिर वो आवाज़ नहीं जाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स रहे हैं, जैसा लता मंगेशकर रही हैं, मोहम्मद रफ़ी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे। तो जब वो लोग गाना गाते हैं ना, तो एक ग्लास रूम होता है, उसमें जाके वो गाना गाते हैं। इसलिए कि बाहर में कोई आ रहा है या बाहर में कुछ हो रहा है या किसी का कुछ गिर गया तो उसका डिस्टर्बेंस ना हो। तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो उसका कंसंट्रेशन भी डाइवर्ट नहीं होगा, प्लस उसकी आवाज़ उसमें रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो जहाँ पे गाना गाया तो उसको बिल्कुल एक शांति, बिल्कुल सन्नाटा माहौल बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे अच्छे तरीके से सिर्फ गाने की और म्यूज़िक की आवाज़ उसमें रिकॉर्ड हो सके, कि जो चीज़ बज रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा, दूसरे ना बजे। ठीक है ना? कितनी बात सुनी। अगर वो दूसरा अगर ग्लास का नहीं बनाएंगे तो वो उधर भी किसी का मान लो हाथ से पेन गिर गया तो पेन की आवाज़ आ जाएगी। किसी का हाथ में स्टील का गिलास था, पानी पीते पीते छूट गया तो गिलास की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होने लगेगा। कितनी बात सुन में। अब जैसे मैं ही रिकॉर्ड करूँ तो पंखा बंद कर दूँ, पसीने छूट रहे हैं अंदर से, मगर पंखा बंद रखा हूँ, क्यों? क्योंकि उसका भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, और जो मीडियम पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये है कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन, और मैकेनिकल का मतलब मीडियम का होना ज़रूरी है। कितनी बात में। तो मीडियम मिलेगा तो चलेगा, मीडियम नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। जैसे हमने बताया कि मून पे दो लोग बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं है। इस तरह से स्पेस में दो लोग बात नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे मीडियम मिलेगा वहाँ बात होगी, जहाँ पे मीडियम नहीं मिलेगा वहाँ बात नहीं होगी। तो बताया गया कि नेचर ऑफ वेव जो है, वेव का जो नेचर होता है, एक ट्रांसवर्सल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्सल है को नॉन मैकेनिकल बोलते हैं क्योंकि इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। लाइट इसका एग्जाम्पल है। रेज कितने भी जो भी रेज ले रहे हैं, एक्स रे, गामा रे, जीटा रे, बीटा रे, कॉस्मिक रे, जितने भी रेज है सब ये। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बोला क्या कि ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको चलने के लिए कंप्रेशर एयर फ्रिक्शन से चलता है। ट्रांसवर्सल वेव ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। आगे 2 पॉइंट में लिख देता हूँ। वो क्या दे रखा है कि जब भी कभी वेव प्रोपगेट करता है तो डिस्टर्बेंस जाता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम नहीं जाता। पार्टिकल ऑफ मीडियम अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इन अ वेव disturbance is propagate from one point to another, but the particle of medium vibrate on its mean position, vibrates on its mean position। अभी आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे मीन पोजीशन। अपने मीन पोजीशन वाइब्रेट करता है। इट डज नॉट मूव। पार्टिकल ऑफ मीडियम डज नॉट मूव। ये मूव नहीं करता है, ये वाइब्रेट्स करता है। मूव करना एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वाइब्रेट करना ऊपर नीचे एक ही जगह पे ऐसे 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 अपने वाइब्रेट करते रहता है। तो मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है, प्रोपेगेट नहीं करता। मगर जो वेव है वो वेव जो है ना प्रोपेगेट करता है। कितनी बात सुनिए। वेव का एक अपना कांस्टेंट स्पीड होता है। किसका? वेव का एक कांस्टेंट स्पीड होता है। ये दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद फिर मैं बताता रहूँगा आगे। समझ में आ रहा है? नोट करते चलिए। जो लोग देख रहे हैं रुक रुक कर अपना देखते रहें, समझते रहें। ठीक है ना? क्या बताया? दूसरा पॉइंट इसमें लिख देता हूँ। द स्पीड ऑफ वेव रिमेन कांस्टेंट एट एवरीवेयर। वेव का जो स्पीड है हर जगह बराबर होता है, बट
बट द स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल वैरीज मतलब चेंज होता है, वैरीज विद टाइम के साथ साथ वो वैरीज करते रहता, चेंज होते रहता है पार्टिकल का। मैं आगे चलूँगा तो और इसको एक्सप्लेन करूँगा। क्या समझ में आई है कि वेव का स्पीड तो बराबर है मगर पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं होता है। अब जैसे साउंड का जो स्पीड है एयर में, साउंड का स्पीड एयर में, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा 344 मीटर पर सेकेंड, एवरेज 344 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेते हैं एवरेज, ठीक है ना। तो ये स्पीड हर जगह एयर में लेंगे मोर और लेस रूम टेम्परेचर पे तो 344 मीटर रहेगा, मगर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट याद है? स्पीड ऑफ लाइट भी मैं लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा था। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है लाइट की जो स्पीड है। कितनी बात में आगे चले हम लोग, तो जो साउंड है, हम लोग साउंड को चल रहे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो हम लोग का थोड़ा ट्रांसवर्सल वेव भी किया। साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी वेव का, जो साउंड हो, लाइट हो, कोई भी किसी भी वेव का जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसी कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से उस वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में जैसे दे रखा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, उसका स्पीड कितना होता है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। बंद करो।